रोशनी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब जब रोशनी ने अपने माता पिता से किसी चीज की डिमांड की, हमेशा ही उसे उसके माता पिता ने उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करके दिया। रोशनी के पापा एक व्यापारी हैं जो अक्सर ही काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं। रोशनी, जिसे खाने पीने का बहुत शौक होता है, हमेशा ही अपने पापा से कुछ न कुछ खाने पीने का मंगवाती रहती है। और एक दिन की बात है। माँ, कुछ खाने को बना दो यार, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे महारानी, कभी अपनी माँ को भी कुछ बनाकर खिला दिया कर। लेकिन नहीं, जब देखो माँ ये बना दो, माँ वो बना दो। माँ तो तुम्हारी नौकरानी है। हाँ बेटा, वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो चुकी है, अब तो तुझे खाना बनाना आना ही चाहिए। माँ, पापा, आपको पता है ना, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। हाँ, मैं पिज्जा जरूर बना सकती हूँ। अरे तो कभी पिज्जा ही बनाकर खिला दिया कर। अब आप कहती हो तो बना देती हूँ। सुनो सावित्री, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे व्यापार में बहुत घाटा हुआ है। हमारे ऊपर लाखों का कर्ज है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? लाखों का कर्जा हो गया? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। अभी तो हमने बेटी की शादी भी नहीं की है। क्या बातें चल रही हैं दोनों के बीच, जरा हम भी तो जाने। अरे अरे कुछ नहीं बेटा। अरे वो ना, मैं और तेरे पापा ना बस माता रानी के मंदिर के दर्शन करने की बात कर रहे थे। अरे काफी दिन हो गए ना वहाँ गए हुए, तो सोच रहे थे कि एक बार दर्शन कराएं। ये तो अच्छी बात है माँ, आप लोग माता रानी के दर्शन कराओ। हम लोग हुए? ये कैसी बात कर रही हो तुम नहीं जाओगी क्या बेटा? नहीं पापा, मेरे कॉलेज के एग्जाम है, वो मैं मिस नहीं कर सकती। हाँ तो ठीक है बेटा, हम परसों ही ना सुबह की बस से निकल जाएंगे। देखते ही देखते परसों का दिन भी आ गया और रोशनी ने अपने माता पिता को अलविदा कहा। रमेश और सावित्री को गए अभी 2 दिन हो गए थे कि रोशनी के पास फोन आता है कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब इस दुनिया में नहीं है। रोशनी की तो मानो पूरी दुनिया से उजड़ गई। एक ही वक्त के अंदर उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसकी दुनिया में अब उसका कोई नहीं था। उसके पापा को उनके काम से जो लाखों का नुकसान हुआ था, उसकी वजह से अब रोशनी का घर भी बिक चुका था। बेचारी अब बेसहारा, अनाथ और खाना मांगने को मजबूर हो चुकी थी। लेकिन अच्छे व्यवहार की वजह से पड़ोस के लोगों ने एक अच्छा सा लड़का देखकर रोशनी की शादी करवा दी। यूं तो उसके ससुराल वाले कुछ खास पैसे वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने रोशनी को अपने हाथों पर रखा। शादी करके रोशनी ससुराल आती है। बहू देखो, आज से ये घर तुम्हारा है। इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कभी भी निराश होने का मौका नहीं दूंगी। हमें अपने घर के लिए एक ऐसी बहू चाहिए थी जो हमारे बेटे को संभाल ले और साथ साथ हमें भी संभाल ले। रोशनी जी, आप आराम कीजिए, आप थक गई होंगी। रोशनी के ससुराल वाले एक टूटे फूटे से घर में रहा करते थे, लेकिन रोशनी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो सभी की दिल से सेवा करती, घर का सारा काम करती। बेचारी, जिसे कुछ बनाना नहीं आता था, वो जैसे तैसे करके सभी के लिए खाना भी बनाती थी। और एक दिन की बात है, मौसम सुबह से ही खराब था। तेज हवा और बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान टूट पड़ेगा। माँ, आज तो मैं काम पे भी नहीं जा पाऊंगा और आज की दिहाड़ी तो गई। क्या कर सकते हैं बेटा, भगवान हम गरीबों के साथ ऐसा ही करते हैं। पैसे के नाम पर हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और खाने के नाम पर कुछ ही सब्जियां पड़ी हैं। उन सब्जियों का भी भरोसा नहीं है कब सड़ जाए, और थोड़ा सा ही आटा पड़ा हुआ है, उतने में क्या ही होगा। चिंता मत करो पुष्पा, ऊपर वाला है ना, वो सब संभाल लेगा। क्या बात है, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? तो क्या करे रोशनी, देखो बारिश न रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब घर में ना पैसा है, ना खाने को राशन। करे तो क्या करे, क्या खाएं? क्या सोचने लग गई बहू? मैं सोच रही थी कि मैं आज आप सभी को पिज्जा खिलाऊं। कैसी बात कर रही हो तुम? या खाने को खाना नहीं है, रोटी नहीं है, और तुम पिज्जा की बात कर रही हो? देखो, अगर तुम हमारी गरीबी का मजाक बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। इतने समय तक तो बहुत अच्छी बहू थी, और अब गरीबी आते ही, गरीबी दिखते ही तुम्हारे रंग दिखने लग गए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं पिज्जा बनाने की बात मजाक में नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं सच कह रही हूँ कि जो भी सब्जियाँ और आटा है, उनमें मैं पिज्जा बना सकती हूँ। शादी से पहले मैंने बहुत बार बनाया है। देखो, तुम्हें ना पिज्जा बनाना आता होगा, ये नहीं कह रहा कि तुम्हें नहीं आता।
लेकिन हमारे घर में ना तो लाइट है और पिज्जा बनाने के लिए माइक्रोवेव भी नहीं है हमारे पास, तो कैसे बनाओगी पिज्जा? मैं ये सब चूल्हे पर और तवे पर बनाऊंगी। लेकिन ये सब कैसे करोगी बहू? सारे घर में तो पानी टपक रहा है। हे भगवान। राहुल के पापा, देख रहे हैं आप कैसे पानी बरस रहा है? अरे आप चुपचाप खड़े क्यों हैं? कुछ तो बोलिए, क्या करेंगे अब हम? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब हमें घर का सारा सामान बाहर रखना होगा। हाँ पापा, एक काम करता हूँ, बाहर पेड़ के पास तिरपाल को बांधकर इंतजाम करता हूँ। वैसे भी ये हमारे पूरे छत को तो ढक नहीं सकता, कम से कम एक रात के लिए सर छुपाने की जगह तो बना ही सकता है। मैं भी घर का जरूरी सामान बांध लेती हूँ। इतना कहकर फटाफट से राहुल बाहर पेड़ के साथ तिरपाल बांधकर घर का सामान वहीं पर रखता है। रोशनी भी राहुल की मदद करती है। रोशनी वहीं पर बैठकर पिज्जा बनाने की तैयारी करती है। वो चूल्हा जलाती है, सब्जियां काटती है और आटा तैयार करके पिज्जा बनाती है। बारिश बहुत तेज हो जाती है। तभी वहाँ पर एक पति पत्नी आते हैं। जी, मैं क्या कहती हूँ, हमें कुछ देर यहाँ रुक जाना चाहिए। देखो तो, यहाँ किसी ने तिरपाल लगाया हुआ है। बारिश में भीगकर तो हालत खराब हो ही गई है। सही कहती हो, अगर हम बारिश में ऐसे ही चलते रहे तो हम दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। अजी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है और लगता है कि यहाँ कुछ बन रहा है। आप एक बार पूछिए न जाकर। हैं, आप लोग कुछ खाने को बना रहे हैं क्या? अरे आप लोग तो पिज्जा बना रहे हैं। अरे हमारे लिए भी एक पिज्जा लगा दीजिए, हमें भूख लगी है। खाने के बाद हम आपको थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे। उसकी ये बात सुनकर परिवार वाले बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तो ये पिज्जा अपने लिए बना रहे थे, लेकिन अब तो उनके पास ग्राहक भी आ गए। क्या कहती हो रोशनी, क्या किया जाए? किया जाए? देखो ना, भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है, तो हमें ये पिज्जा उन्हें खिलाना चाहिए। तो फिर हम क्या खाएंगे? आप चिंता मत कीजिए, अभी हमारे पास 4-5 पिज्जा का सामान बचा हुआ है, मैं और बना दूंगी। इतना कहकर रोशनी उन सभी लोगों को अपना बनाया हुआ पिज्जा देती है, जिसे खाने के बाद वो पति पत्नी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हमने आज तक कभी इतना स्वाद पिज्जा खाया नहीं है, वो भी तवे पे बना हुआ। सच में बहुत टेस्टी है। हाँ सही कहती हो, ये पिज्जा तो कमाल का था। हम आगे भी आपके पास पिज्जा खाने आएंगे। अभी ये पैसे रख लीजिए। आपका धन्यवाद। रोशनी और उसका परिवार बहुत खुश होता है। उन्होंने आज घर में रहकर पैसे कमा लिए थे। इसके बाद रोशनी फिर से पिज्जा बनाने की तैयारी करती है। पिज्जा बनाने के लिए फिर से तवा रखती है, जहाँ पर 2 लोग आते हैं। क्या वो आप ही हैं जो तवे पे पिज्जा बना रही हैं? अभी हमने ना किसी के मुंह से सुना कि वो तवा वाला पिज्जा ना बहुत टेस्टी होता है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी टेस्ट कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तो क्या आप अब हमें ये पिज्जा खिला सकती हैं? जी अभी बस 5 मिनट दीजिए। जी 5 मिनट क्या 10 मिनट ले लीजिए, आज तो मैं पिज्जा खा के जाऊंगी। वैसे हाँ, थोड़ा सा जल्दी बनाना। आपका पिज्जा बनकर तैयार है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इससे तो पता ही चल रहा है कि आपका पिज्जा कितना अच्छा होगा। भाई क्या बात है, क्या बात है, आज तक हमने इससे टेस्टी पिज्जा नहीं खाया होगा। हाँ, एक तो चूल्हे का स्मोकी टेस्ट और ऊपर से तवे पर बना है, ये तो एकदम हेल्दी है। आप देखना, आपका ये काम ना जरूर बहुत आगे बढ़ेगा। वाकई में आपका पिज्जा बहुत ज्यादा लाजवाब है। जो एक बार खाएगा ना वो बार बार आएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो आप पिज्जा बनाती हैं ना वो एकदम हेल्दी है और हेल्थ को ना बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इस वजह से आपका बिजनेस ना बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है। और एक काम कीजिए, 2 पिज्जा और पैक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपके लिए 2 पिज्जा पैक कर देती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राहुल उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी बहू कितनी काबिल है। बुरे वक्त में भी बहू ने कितनी आसानी से हर स्थिति को संभाल लिया। वो बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर 2 लोग और आ जाते हैं और पिज्जा की डिमांड करते हैं। इस पर रोशनी राहुल से कहती है, सुनो जी, अभी तक हमारे पास जो भी सामान था उससे यही पिज्जा बन सकता है। अभी एक काम करते हैं, हमने जो भी पैसे कमाए हैं उनका सामान ले आइए आप। सही कह रही हो तुम, एक काम करता हूँ, जल्दी से सामान लेकर आता हूँ। हाँ, आप जा सकते हो। देखो अभी बारिश भी थोड़ी कम हो गई है, परेशानी भी नहीं होगी। राहुल पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और रोशनी मन ही मन सोचती है, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो वो कितना खुश होते मुझे ऐसे काम करते देखकर, खाना बनाते देखकर। वो मुझे हमेशा इसी बात के लिए टोकते रहते थे कि मैं किसी को खाना बनाकर नहीं खिला सकती। रोशनी बेटा, क्या सोच रही हो? माँ जी, मैं सोच रही थी कि मम्मी पापा आज होते तो कितना खुश होते वो मुझसे, मुझे ऐसे काम करता देखकर।
लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब क्या हो जाए। बेटा अब तू परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। अब ये समय खुशियां मनाने का है, क्योंकि हमें भगवान ने रास्ता दिया है। अब देखो, जिस गरीब के घर का ये लोग पानी भी नहीं पीना चाहते थे, अब इस घर का ये पिज्जा खाना चाहते हैं। ये लो, मैं सामान लेकर आ गया, अब जल्दी से तैयारी करो। हाँ, आप ये सब्जियां काट दो, मैं तब तक पिज्जा बेस के लिए आटा तैयार करती हूँ। रोशनी और राहुल दोनों पिज्जा तैयार करते हैं और 2 लोग वहाँ पर आते हैं। फिर एक आदमी आता है, 2 और जाते हैं तो लोग और आ जाते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। उस रात रोशनी ने तवे पर पिज्जा बनाकर खूब सारे पैसे कमा लिए और पिज्जा खाने वाले लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे। भाई वाह, आज तक हमने ऐसा पिज्जा खाया ही नहीं। आखिरकार हमने पहली बार ऐसा पिज्जा खाया है। पहले क्यों नहीं ध्यान दिया आपके पिज्जा पर? वो क्या है ना भाई साहब, हमने पहली बार पिज्जा बनाया है। क्या पहली बार? वो भी इतना स्वादिष्ट? भाई कहना पड़ेगा, दोस्त तुम्हारी बीवी के हाथों में जादू है, जादू। सही कहा भाई साहब आपने, जादू तो है मेरी पत्नी के हाथों में। वो उस दिन की शुरुआत रोशनी और उसके परिवार वालों के लिए काफी मायूस भरी थी और इसी दिन की शाम उनकी झोली में खूब सारी खुशियां थी। अब रोशनी ने काफी सारे पैसे कमा लिए थे तो वो राहुल से कहती है, देखो जी, बारिश भी कम हो गई है। अब एक काम करते हैं, आप अभी जाकर पूरे घर के बराबर एक तिरपाल लेकर आ जाइए, ताकि हम अपने घर की छत पर डाल लें, घर को टपकने से बचा लें। फिर कल सुबह तक कारीगर को हम बुलाकर अपना घर ठीक करवा लेंगे। हाँ रोशनी, अभी मैं चला जाता हूँ, अभी हमारे पास पैसे भी हैं और दुकान बंद हो उससे पहले सामान ले आता हूँ। यहाँ तो हम एक छोटे से तिरपाल के नीचे रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन हमारी बहू की वजह से अब हम चैन की नींद सो पाएंगे। सही कह रहे हैं जी। राहुल तिरपाल लेकर आता है और घर की छत को ढक देता है। सभी लोग घर के अंदर आते हैं और चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अभी रोशनी उसके परिवार को ये नहीं पता था कि अगली सुबह का सूरज उनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आने वाला है। जैसे ही सभी लोग सुबह कर देखते हैं तो देखते हैं कि बारिश बंद हो चुकी है। सुनो जी, मैं कह रही थी कि क्यों ना हम पिज्जा का ठेला लगाकर तवे वाले पिज्जे का काम शुरू करें। मैंने भी पूरी रात यही सोचा है कि तुम्हें इतना अच्छा पिज्जा बनाना आता है, वो भी तावे पे, तो क्यों ना हम इसकी दुकान लगाए। तो ठीक है, चलते हैं, बाजार से जरूरत का सामान लेकर आते हैं। रोशनी और राहुल दोनों बाजार जाते हैं, पिज्जा बनाने का सारा सामान जो उन्हें चाहिए था वो लेकर आते हैं और अपने घर के बाहर उसी पेड़ के नीचे ठेला लगाकर तवे पर पिज्जा बनाकर बेचना शुरू करते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। बहुत ही कम समय में रोशनी का सारा सामान खत्म हो जाता है। राहुल फिर से बाजार से सामान लेकर आता है। शाम होती गरीब बहू बहुत सारे पैसे कमा लेती है। अब दिन यूं ही बीतते हैं और रोशनी के ठेले का नाम पड़ता है गरीब बहू का तवा पिज्जा। अब हर दिन उनके पास लोगों की भीड़ लगती है और मेहनत से रोशनी पैसा करके नया घर बनवाती है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी जीती है। रुचि एक साधारण परिवार से थी। उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत ही साधारण तरीके से की, लेकिन रुचि के सपने बहुत अलग थे, जिससे उसके परिवार वाले अनजान थे। कुछ वक्त बाद रुचि के परिवार वाले जैसे तैसे उसकी शादी करते हैं, एक रोहित नाम के लड़के से। रुचि अपने ससुराल में अपने बहू होने का फर्ज बखूबी निभा रही थी। ऐसे ही एक दिन उसकी सास कुंती उसको बुलाती है। बहू, तूने आज खाने में क्या बनाया है? कढ़ाई पनीर बनाया है माँ जी, और घर का सारा काम भी कर दिया है। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने अपने ससुराल का सारा काम अच्छे से संभाल लिया। अब तो थोड़ा आराम कर ले, तू भी थक गई होगी ना? हाँ, थक तो गई हूँ माँ जी, लेकिन मुझे बाजार जाना है घर का कुछ सामान लेने के लिए। तुझे जाने की क्या जरूरत है, रोहित लेकर आ जाएगा, तू इसकी चिंता मत कर। माँ जी, वो भी थक जाते हैं, उनको क्यों परेशान करना, मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। अच्छा ठीक है, जा, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाइयो। जी माँ जी, 1 घंटे में आ जाऊंगी। रुचि इतना बोलकर अपने कमरे से पर्स लेती है और बाजार चली जाती है। कुछ देर बाद बाजार में वो एक पनवाड़ी की दुकान पर रुकती है और सिगरेट पीने लगती है और खुद से कहती है, कितना सुकून मिल रहा है, कितने दिनों से इसे हाथ भी नहीं लगाया था, तो थकावट सी हो रही थी। आज तो पी ही लिया है, लेकिन पता नहीं माँ जी से क्या क्या बहाना बनाना पड़ेगा। रुचि सिगरेट पीती है और बाजार घूमती है। कुछ घंटों बाद वो घर पहुंच जाती है, जब तक कुंती भी अपनी नींद पूरी करके जाग जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू, तू तो बाजार गई थी, फिर सारा सामान कहाँ है?
अरे यार, अब इस बुढ़िया को क्या बताऊं कि मैं बाजार कोई सामान लेने नहीं बल्कि अपने अरमान पूरे करने गई थी। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लग गई है? बता सामान कहाँ है? माँ जी, बाजार में एक भिखारी मिल गया जो बहुत दिनों से बीमार और भूखा था। उसको देखकर मुझे दया आ गई और मैंने उसे पैसे दे दिए। कोई बात नहीं माँ जी, लोगों की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना। अच्छा चल ठीक है, जाकर खाना बना ले। कुंती इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और रुचि भी अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और रुचि एक बार फिर अपनी सास को झूठ बोलकर बाजार जाती है और सिगरेट पीकर घर आ जाती है। रुचि को देखकर कुंती कहती है, बहू आज फिर तू बाजार गई और फिर से कुछ लाना भूल गई। आज किसकी मदद करके आई है? अरे यार, आज कौन सा बहाना बनाऊं? आज तो कोई भिखारी भी नहीं मिला जो बोल दूं कि आज उसको ही दान कर दिया। जल्दी सोच रुचि, वरना आज तू गई। क्या हुआ बोल ना, आज किसको दान करके आई? माँ जी, आज मेरी एक दोस्त मिल गई थी, मैं उससे ही बातें कर रही थी। उसने बताया कि उसकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है, खाना खाने के लिए भी नहीं देती। एक उसकी सास है और एक मेरी सास है जो इतनी अच्छी है कि मुझे बिल्कुल बेटी की तरह मानती है। आपको पता है माँ जी, उसकी सास ने उसे बहुत मारा है, जिससे ना उसकी बॉडी पर बहुत निशान हो गए थे। वो बेचारी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी और कुछ पैसे दे दिए उसे। हाय मेरी बहू कितनी भोली है, लेकिन अगर तू लोगों पर इतनी दया करेगी तो खुद को लुटवा लेगी। सबकी मदद करना अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ देकर नहीं। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रुचि इतना बोलकर वहाँ से रसोई में चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रुचि अक्सर कुंती से झूठ बोलकर सिगरेट पीने जाने लगती है और घर पर आकर कोई ना कोई बहाना बना देती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि हमेशा की तरह अपनी सास से झूठ बोलकर बाजार जाती है और पनवाड़ी से सिगरेट लेकर पीने लगती है। वहीं बाजार में कुंती की पड़ोसन विमला रुचि को देखकर खुद से कहती है, अरे दैया रे दैया, ये तो कुंती की बहू रुचि है, लेकिन ये यहाँ पनवाड़ी की दुकान पर क्या कर रही है? अरे इसके हाथ में तो सिगरेट है। हाय हाय, कितनी बिगड़ी हुई बहू है, शक्ल से तो कितनी भोली है और दिल से उतनी ही खोटी। आज तो कुंती को बताती हूँ, बहुत मजा आएगा, मिर्च मसाला और लगा दूंगी। विमला इतना बोलकर वहाँ से सीधा कुंती के घर जाती है। कहाँ है कुंती? आज तो तेरा सारा भ्रम तोड़ दूंगी। तेरी बहू कितनी भोली है। क्या हो गया, गला क्यों फाड़ रही है और कौन सा भ्रम तोड़ने की बात कर रही है? अरे तू अपनी बहू को जितना भोला भाला समझती है ना, ये उतनी ही तेज तर्रार है। इसकी भोली सूरत के पीछे बिगड़ी हुई लड़की छुपी है। पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या संस्कार देकर विदा किया है। अरे सीधे सीधे बता, क्या बात है और मेरी बहू ने क्या किया है? आज मैंने तेरी बहू को बाजार के पनवाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा था। भला अच्छे घर की बहू ऐसे थोड़ी करती है। बस बहुत हो गया विमला, अब मैं अपनी बहू के खिलाफ एक भी नहीं सुनूंगी। तू अब मेरी बहू की चरित्र पर उंगली उठा रही है। कुंती विमला को सुना ही रही होती है कि तभी रुचि आ जाती है। क्या हो गया माँ जी, आप आंटी जी पर इतना भड़क क्यों रही हैं? आए हाय, देखो तो जरा कितनी भोली सूरत बना रही है। बाजार में तो बड़ा फूफू कर रही थी खड़े होके, और अब भोली बनती है। बहू, क्या ये विमला सच बोल रही है? माँ जी, आप मेरी आंखों में देखिए और बताइए कि मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? मुझे तो सिगरेट पकड़नी भी नहीं आती और ये सिगरेट पीने की बात कर रही हैं। सुन लिया विमला, मेरी बहू बहुत भोली है, ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। आज तो मैं जा रही हूँ और इसको कुछ नहीं बोल रही, लेकिन अगली बार तेरे सामने पुख्ता सबूत के साथ आऊंगी, फिर देखती हूँ कितनी भोली है तेरी बहू। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और कुंती रुचि भी अपना काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। विमला कई बार कुंती को बोलती है, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। ऐसे ही एक दिन विमला को रोहित मिलता है। रोहित बेटा, भगवान झूठ ना बुलाए, तुझे कुछ बताना था, लेकिन पता नहीं तू भरोसा करेगा या नहीं। अरे आंटी जी, आप पहले मुझे बात बताओ, तभी तो मैं आपकी बात पर भरोसा करूंगा। अरे बेटा, रुचि बहू को मैंने पनवाड़ी की दुकान पर सुट्टा फूकते देखा। वो बस शक्ल से ही भोली है, लेकिन बहुत बिगड़ैल है। मैंने तो तेरी माँ कुंती को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उस पर तो बहू के प्यार की पट्टी की माया है। बस कीजिए आंटी जी, आप कितना झूठ बोलेंगी।
मैं रुचि को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। आप मेरी पत्नी पर फालतू के आरोप लगाना बंद कीजिए, आप उससे जलना बंद कीजिए। दोनों माँ बेटे एक नंबर के बेवकूफ हैं और इन दोनों की आंखें तो मैं खोल कर रहूंगी। बता दूंगी कि भोली सूरत के पीछे कितनी बिगड़ी बहू है। रोहित विमला को सुनाकर वहाँ से चला जाता है और विमला भी आगे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरता है। अब विमला रोज रुचि पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही एक दिन विमला रुचि का पीछा करती है। रुचि पास के क्लब में जाती है और दारू पीने लगती है। विमला उसको देखकर चौंक जाती है और जल्दी से कुंती को फोन करके क्लब बुलाती है। कुंती भी रुचि को देखकर चौंक जाती है और उसकी वीडियो बनाकर घर आ जाती है। कुछ देर बाद रुचि घर आती है। आज किसकी मदद करके आई है बहू जो इतनी लेट हो गई? आज भी कोई दोस्त मिल गई या कोई और बहाना? माँ जी मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? और कौन सा नया बहाना? बहू आज भी तू सच नहीं बोल रही है। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया और तूने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। अरे हम ही बेवकूफ थे जो विमला को पागल बोलते थे, लेकिन असल में तो तू हमें बेवकूफ बना रही थी। माँ जी आप क्या बोल रही हैं? लगता है आज भी विमला आंटी आपके कान भर के गई हैं। आज तो मैं सारे सामान लेकर आई हूँ। रुक, तुझे मैं दिखाती हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। आज तेरे भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू दिखाती हूँ। कुंती रुचि को पूरी वीडियो दिखाती है। वीडियो देखकर रुचि के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसको अपनी गलती पर पछतावा होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि आप मुझ पर बहुत भरोसा करती हो, लेकिन मैंने आपके भरोसे को तोड़ दिया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। रुचि कुंती से माफी मांगती है और कुंती कुछ देर बाद उसको माफ कर देती है और इस तरह से भोली सूरत के पीछे बिगड़ी बहू का राज खुल जाता है।